आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ फर्स्ट 3 consecutive integers is 42, find 3 integers। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि 3 इंटीजर्स हैं और वो कंसेक्टिव हैं। कंसेक्टिव का मतलब बच्चों ये होता है, जैसे हम पढ़ते हैं ना 1, फिर साथ ही 2 आ जाता है, फिर साथ ही 3 आ जाता है, साथ ही 4, ये होता है कंसेक्टिव। ठीक है, यानी जैसे 1 है ना, तो 1 में हम 1 ऐड करते हैं तो 2 आ जाता है, इसको कहते हैं कंसेक्टिव। फिर 2 में 1 ऐड करते हैं तो आगे 3 आ जाता है। यानी हमें एक नंबर फर्स्ट लेना पड़ेगा और आगे उसका कंसेक्टिव क्या होगा, जस्ट उसमें 1 ऐड करने से आ जाएगा। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है ना वो x है, तो फिर उसका कंसेक्टिव जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा, x+1। ठीक है, और 3 नंबर चाहिए, उसका कंसेक्टिव अगला क्या होगा, इसमें जब मजीद 1 ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये 3 कंसेक्टिव नंबर्स आ गए। अब हमें चूंकि पता नहीं वो कौन से नंबर हैं, तो फिर मैथ में हल करने का यही तरीका होता है कि हम इसको यानी लेट कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि जो नंबर्स हैं वो इस तरह के होंगे, उनको हम इंग्लिश की फॉर्म में ले लेते हैं। अब कंडीशन ये है कि उन 3 नंबर्स को जब सम किया जाएगा ना, कंसेक्टिव इकट्ठे जो 3 इंटीजर हैं, जब जमा करेंगे ना तो वो 42 आ जाएगा, और फाइंड द नंबर, वो नंबर निकालें। ठीक है, तो हमने ये नंबर लेट कर लिए। कंडीशन क्या है, तीनों को जमा करें तो दरमियान में प्लस लगा लेंगे, x प्लस x+1 प्लस x+2 इक्वल टू आ जाएगा 42। x प्लस x प्लस x, ये 3x जो है ये हो गया 3x, और 1 प्लस 2 ये भी हो गया 3, और ये इक्वल टू आ गया 42। प्लस 3 इधर आएगा तो -3 हो गया, 3 माइनस करेंगे तो 39 आ गया। ये जो 3 है ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, या आप कटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, तो 13 आ जाएगा। नीचे 1 हम आमतौर पर नहीं लिखते। ठीक है जी, तो इस तरह ये आ गया हमारे पास फर्स्ट नंबर। ऐसे सेकंड और थर्ड नंबर हम यहाँ x की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास बाकी नंबर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर आ गया 13, सेकंड नंबर हमने किया था x+1, x की जगह 13 रखेंगे तो 13 + 1 आ गया 14। ऐसे थर्ड नंबर हमने लेट किया था x+2, x की जगह हम रखेंगे 13 + 2 आ गया 15। अब इसको टैली करके देखते हैं कि इन तीनों को, एक तो देखें 13 14 15 कंसेक्टिव है, अब इनको ऐड करके देखते हैं क्या 42 आता है। 13 + 14 + 15, तो ये देखें 42 ही आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये इस तरह टैली भी हो गया। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, इसने हमें कहा कि 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स चाहिए। तो बच्चों कंसेक्टिव का मतलब ये होता है कि अगर एक x है, अगर एक x है, दूसरा x+1, तीसरा x+, यानी 1 ऐड करने से। ऐसे अगर हमें कहा गया होता 4 कंसेक्टिव इंटीजर्स, तो आप बता सकते हैं क्या आना था वो, तो वो आना था x+3। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि ये एक डायग्राम है आपके सामने, जिसमें AC साइड दी गई है और ये एक ट्राइंगल है। 3 साइड्स है ना, ट्राइंगल होती है। द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल इन विच द लेंथ ऑफ AC हमें दी गई है √3 के √5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ, ये जो साइन होता है बच्चों, ये ट्राइंगल के लिए होता है। 3 साइड, ट्राई मतलब 3 एंगल, जिससे 3 एंगल हो। एरिया उसका हमें दिया गया सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड लेंथ AB की लेंथ निकालें इस फॉर्म में, यानी कि एक जो वैल्यू आएगी वो उसके अंदर √3 और कोएफिशिएंट A कुछ भी हो सकता है, कोएफिशिएंट B कुछ भी हो सकता है, लेकिन साथ √5 आना चाहिए। और AB क्या होंगे, यानी इंटीजर वो बता रहे हैं, यानी गिनती होनी चाहिए। ओके, तो शुरू करते हैं। हमें 2 चीजें दी गई हैं।
एक तो ट्राइंगल की साइड दी गई है और दूसरा ट्राइंगल का हमें एरिया दिया गया है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उसको यूज करते हुए सवाल को हल कर लेना है। बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जो ट्राइंगल होती है उसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। क्योंकि असल में ये रेक्टेंगल होती है ना, उसको ऐसे काटा जाए तो वो ट्राइंगल बन जाती है। तो ट्राइंगल का एरिया होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो जब हाफ करते हैं यानी रेक्टेंगल का, तो जब उसको हाफ करते हैं ट्राइंगल, तो इसलिए साथ हाफ लग जाता है। 1/2 का मतलब ये ट्राइंगल का यानी रेक्टेंगल का हाफ हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों में दिया गया है 1 + √15, 1/2 बेस हमें दी गई है, उसका नाम AC है और हमने AB निकालना है। बेस ये थी और हाइट ये है। ठीक है, AB हमने फाइंड करना है और AC हमें दिया गया है √3 + √5। ठीक है, अब ये जो 2 नीचे है इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो 2 उस तरफ आ जाएगा इसके साथ और इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, तो अब हमें ये भी चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए, तो ये दराकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे ही आ गया, इसको हमने सीधा कर लिया, ये AB इधर कर दी और ये इस तरफ कर दिया। ठीक है, अब बच्चों इसको हम रैशनलाइजेशन के साथ हल कर लेते हैं। ठीक है, रैशनलाइजेशन बच्चों ये होती है कि यही रकम ऊपर और यही हमने नीचे लिखनी होती है। नीचे वाली ही रकम ही ऊपर और नीचे हमने लिखनी है, लेकिन इसका साइन चेंज कर देना है। ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर ये इनको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे हमने फार्मूला लगा लेना है। जब ये रकमें बिल्कुल सेम हो तो यहाँ हमारे पास a + b a - b वाली आइडेंटिटी वाला फार्मूला लग जाता है। ठीक है, मैं यहाँ आपको लिख के दिखा देता हूँ, यानी बिल्कुल जब सेम रकमें हो a + b a - b, तो ये बराबर होता है हमारे पास a² - b का। ठीक है, तो ये नीचे जो है हमने ये वाला फार्मूला लगा देना है और ऊपर क्या होगा, ये 2 मैंने वैसे ही कैरी कर लिया साथ। 1 को बच्चों जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रकम हो वैसे ही आ जाती है। ठीक है, ये दोनों 1 से जब मल्टीप्लाई होंगे तो ऐसे ही आ जाएंगे। √15 × √3 और √15 × √5, इनको मैंने ऐसे लिख दिया। नीचे फार्मूला लगा दिया, फर्स्ट का स्क्वायर - सेकंड का स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे आ जाएगा 3 - 5। ये वैसे आ गया, ये वैसे आ गया। इसको बच्चों 15 को हमने ऐसे फैक्टर बना लेने हैं। ठीक है, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। 15 की जगह मैंने रख दिया 5 × 3, और ये जो 3 था, तुम चूंकि 2 जजर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 जजर जब मल्टीप्लाई हो रहे हो हम उनको एक जजर में लिख सकते हैं ऐसे। तो 15 की जगह आ गया 5 × 3 और ये वाला 3 7 जजर के अंदर आ गया। ऐसे इस 15 के भी हमने फैक्टर बना लिए, 5 × 3 और ये 5 अंदर आ गया और दोनों को जजर को हमने इकट्ठा कर देना है। ठीक है, ये वैसे ही आ गया, ये वैसे ही आ गया। अब बेटा जजर में जब कोई रकम 2 टाइम्स हो तो वो 1 टाइम बाहर आ जाती है, क्योंकि ये देखें असल में इसका लॉजिक ये होता है कि जो रकम 2 दफा है ना, जैसे यहाँ पर 3 है, तो 3 2 टाइम्स हो जाएगी ना, ऐसे ये स्केयर आपस में कैंसिल हो जाएगा जजर के साथ, इसलिए 3 बाहर चला जाता है और 5 ऐसे रह जाता है। ठीक है, तो यही काम है, उस तरह समझ लो, ये शॉर्टकट समझ लो। जजर में जब रकम 2 टाइम्स होती है तो वो 1 टाइम्स बाहर आ जाती है और ये आ गया √5। ऐसे यहाँ पर जो 5 है वो भी 2 टाइम्स है, ये भी 1 टाइम बाहर आ जाएगा। सेम वही लॉजिक कि इसका स्केयर बनेगा तो वो कटिंग हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया। नीचे 3 - 5 करेंगे तो बच्चों ये हमारे पास -2 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे तो ठीक है, ये यहाँ से 3 बाहर आ गया और यहाँ से 5 बाहर आ गया। नीचे 3 - 5 किया तो -2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो नीचे बचेगा -1 और ऊपर देखें क्या किया, ये भी √3 ये भी √3, बेस सेम होगी,
-5 है, इसका कोएफिशिएंट नहीं है, ना हो तो 1 होता है। 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 और अलामत बड़ी रकम के साथ लग जाएगी, -4/√3। ऐसे ही इसकी बेस 5 है और इसकी बेस भी 5 है, ये इसका कोएफिशिएंट 3, इसका नहीं है तो 1, 3 में से 1 जाएगा तो +2/5 आ जाएगा। ओके बच्चों, जो नीचे वाला माइनस है वो जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा। तो यही फॉर्म उसने हमें कहा था √3 और √5। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, दोबारा देख लें, क्वेश्चन में हमें ये एक फिगर दी गई थी ट्राइंगल की और साथ ये कहा गया कि ये उसकी बेस दी गई है ऐसी ए बी निकालना है जबकि एरिया दिया गया है। तो बच्चों ये हमें देखते ही पता चल गया कि एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का जो एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। ठीक है, एरिया की जगह एरिया की वैल्यू रख दी, बेस की जगह ये AC और हाइट की जगह AB लिख दिया, AC की वैल्यू लिखी, फिर ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, ये डिवाइड हुआ, यहाँ हमने रैशनलाइजेशन की और आगे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। ये अगर आपने नई चीजें पढ़ी हुई पहली दफा पढ़ रहे हैं तो उनको अच्छे से अपने माइंड में बिठाते जाएं। जैसे ये मैंने फैक्टर किया, 2 जजर इकट्ठे कर लिए, यहाँ जजर में रकम 2 टाइम्स हो तो 1 टाइम्स वो बाहर आ जाती है, फिर बेस सेम हो तो ये बस बेस वाला तो बच्चों ऐसे ही है जैसे हम पीछे x + x + x पढ़ते थे तो 3x हो जाता था। ऐसे ही √5 √3 को भी आपने वही समझ के हल करना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। उसमें हमें कहा गया कि एक रेक्टेंगल है, उसकी 2 साइड दिए गए हैं, उसका एरिया हमें इस फॉर्म में निकाल के दो। ठीक है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, हमने अभी कर लेना है इसको। ठीक है, तो बच्चों जो ट्राइंगल है उसकी ऐसे, रेक्टेंगल है उसकी ऐसे सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है, तो ये लेंथ और दूसरी को हमने विड्थ की जगह पर रख दिया। बच्चों एक सवाल करने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, जो सा मर्जी मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, 18 को मैंने रफ में सिंप्लीफाई कर लिया ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। 18 के जब हमने फैक्टर बनाए तो 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3, यानी 2 × 3 × 3। और अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा अगर हाली जदर हो, हाली से मुराद बाहर कुछ भी ना हो, ठीक है, तो जो रकम 2 टाइम्स हो वो 1 टाइम बाहर आ जाती है। उसकी लॉजिक मैंने बताई थी कि असल में जो 3 है ना वो ऐसे स्केयर हो जाता है 2 टाइम्स हो तो, और ये स्केयर और जजर आपस के दुश्मनी है ना, कैंसिल हो जाते हैं आपस, तो 3/√2 आ जाएगा। ऐसे जो 4/√2 है इसको भी मैंने इधर रफ में ले आया हूँ, यहाँ इसकी रैशनलाइजेशन कर ली हमने, यही 2 ऊपर यही 2 नीचे, ऊपर आ गया 4/√2, नीचे बच्चों दोनों जजर वाले हो गए ना, तो ये जजर का स्केयर हो जाएगा ऐसे ऐसे 4/2 नीचे ऐसे स्केयर हो जाएगा और ये स्केयर और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे बचेगा 2, ये 2 इस 4 को कर देगा कैंसिल, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये वाला √2 ऐसे आ गया। अब ये देखें 18 की जगह मैंने रख दिया 3/2 और इस 4/2 की जगह मैंने क्या रख दिया 2/2। ये आपने रफ वर्क ऐसे क्वेश्चन के साथ कर लेना, हमारा सवाल सिंपल हो जाएगा। तो ये आ गया 2 + 3/2 और ये 5 - 2/2 आ गया। ठीक है, अब इनको एक एक करके मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5s are 10, 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वैसे ही 2 2s are 4/2 वैसे ही। ऐसे जब 3/2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 3s are 15/2 वैसे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, बाहर वाले जो कोएफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई 3 2s are 6 और √2 के साथ होगा तो दोनों चूंकि जदर हैं तो आपस में स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे 10 आ गया। अब इसकी और इसकी बेस सेम है तो कोएफिशिएंट्स हम हल कर सकते हैं, 15 में से 4 जाएंगे तो +11/2, ये आ गया -6, स्क्वायर और ये जदर कैंसिल तो ये आ जाएगा 2, 10 + 11/2 6 2s are 12 हो जाएगा। ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, इन दोनों को आपस में हल कर लेंगे, 12 में से 10 गए तो -2 आ जाएगा,
+11√2 आ गया। ठीक है बच्चों, सिंपलीफिकेशन आपको आनी चाहिए, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, जो चीज़ समझने वाली होती है वो स्टेटमेंट होती है कि यहाँ हमें एक रेक्टेंगल के बारे में कहा गया, उसकी लेंथ्स दी गई हैं, उसका एरिया हमने इस फॉर्म में निकालना है, यानी पहला कोएफिशिएंट हो सकता है और बी के साथ जो है वो √2 आए। ठीक है, ए बी से मुराद कोई भी इंटीजर्स लिए जा सकते हैं, मतलब आ सकते हैं, लेकिन √2 आना चाहिए था, वो आ गया। ठीक है जी, तो हमने इसको पहले क्या किया, √18 और 4 को रफ में सॉल्व कर लिया, सवाल सिंपल हो गया। फिर जस्ट मल्टीप्लिकेशन की है, इनकी बेस सेम थी, आपस में माइनस हो गई, ये कटिंग हुई तो 6 2 12 और इनको माइनस किया तो ये आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड टू नंबर हु सम इज 68 एंड डिफरेंस इन 22। कहता कोई से दो नंबर जिनका सम 68 डिफरेंस 22 है, वो नंबर्स जो हैं वो फाइंड कर दें हमें। ठीक है, तो वो दो नंबर जो हैं हम लेट कर लेते हैं कि एक नंबर जो है वो x है और जो दूसरा नंबर है वो हम कह लेते हैं कि वो y है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि जब उनको सम करो तो 68 आएगा और डिफरेंस करो यानी माइनस करो तो 22 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस आ गई बच्चों, इसको आपने 8 क्लास में पढ़ा ही होगा। इसको हम मैट्रिक्स से भी हल कर सकते हैं, कोएफिशिएंट से भी कर सकते हैं, इक्वेटिंग से भी कर सकते हैं, और एक और डिवीजन मेथड भी था उससे भी किया जा सकता है। जो सा मर्जी मेथड आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। मैंने जस्ट क्या किया, इन दोनों को लिख लिया है, अब एडिंग से हमने हल कर लिया ना। ठीक है, प्लस वाई और माइनस वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो x प्लस एक्स हो गया 2x और ये दो भी ऐड हो गए ना, 68 प्लस 22, 8 प्लस 2 10, 0 1 कैरी, 6 और 7 8 9, 2 इधर आकर डिवाइड होगा तो x आ गया 45। अब आप चाहें तो ये पहली इक्वेशन यूज कर लें, चाहे तो दूसरी यूज कर लें, उसमें x रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पहली इक्वेशन हमने ले ली x प्लस वाई इक्वल टू 68, x की जगह हमने रख दिया 45 प्लस y वैसे ही और ये आ गया। अब हमें चूंकि y चाहिए 45 नहीं चाहिए, तो ये जब इस तरफ आएगा तो चूंकि इसकी अलामत प्लस है, तो जब एक रकम प्लस के दूसरी तरफ जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये इधर आकर होगी -45। ठीक है, तो इस तरह ये आ गया 23। ठीक है, तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें क्या कहा गया था, दो नंबर जिनका सम 68 है डिफरेंस 22 है, उनको फाइंड कर दें। तो पहले हमने उनकी क्वेश्चंस बना ली, फिर उनको सिंपल जस्ट ऐड किया तो वाई वाई कैंसिल हो जाएंगे आपस में, x प्लस एक्स 2x हो गया, इनको ऐड किया तो 90। अब जो भी रकम ऐसे हो इनके दरमियान में असल में मल्टीप्लाई का रिश्ता होता है, तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह एक रकम जब आ गई उसको हमने चाहे पहली क्वेश्चन में दर्ज कर लें चाहे दूसरी में, ये आपकी मर्जी है। इस तरह हमारे पास दूसरा नंबर भी आ जाएगा। इस तरह ये दो नंबर आ गए हमारे पास। लास्ट पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर इज दिस एंड सेकंड इज दिस। ठीक है, द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यू दिसंबर 2024 में लाहौर में जो सीजन था बड़ा गर्म था। टीवी न्यूज में बताया गया था कि वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, काफी गर्मी है। ये फार्मूला यूज करें और फ़ारेनहाइट स्केल में इसको निकाल दें। सिंपल सा भाई क्वेश्चन है, हमें खुद फार्मूला दे दिया गया है, पेपर में मे भी आपको ना दिया जाए। ठीक है, तो ये फार्मूला है, तो C की वैल्यू यानी सेंटीग्रेड में जो है वो 48 हमें दिया गया है, तो C की जगह जस्ट हमने 48 लिख देना है। तो अब आगे कैलकुलेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 9 मल्टीप्लाई 48 कर दिया मैंने, तो ये आ गया 432/5, नीचे वैसे ही प्लस 32 आ गया। 432 को मैंने तकसीम किया 5 से, तो ये आ गया 86.4। अब बस इसमें प्लस 32 कर दें, तो ये आ गया 118.4। अब आप इसको ऐसे फ़ारेनहाइट लिख सकते हैं। तो ये फ़ारेनहाइट स्केल में हमारा टेम्परेचर आ गया। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया गया, फ़ारेनहाइट में निकालना है।
तो ये इसका फार्मूला, वैसे इसका इस तरह भी एक फार्मूला होता है, बराबर 1.8 C जमा, इस तरह भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। आंसर वही आएगा, ये देखें मैं कर ही देता हूँ, 48 प्लस 32, ये देखें 1.8 इंटू 48 प्लस 32, देख लें वही है 118 पॉइंट। तो जिस तरह मर्जी आप चाहें इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन, अगर बाप और बेटे की उम्र को ऐड किया जाए तो 72 ईयर्स बनते हैं, जबकि 6 ईयर को फादर एज 2 टाइम्स थी एज ऑफ सन। ठीक है, ये हिंट दिया जा रहा है उनकी 6 ईयर्स अगो उनकी एजेस क्या थी वो निकालिए। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो सन की एज है ना वो x है और फादर की एज क्या है, y है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि उनकी जो एजेस का सम है 72 है, तो अगर हम x प्लस वाई करेंगे तो ये क्या आना चाहिए 72। उसके बाद है जी 6 ईयर्स अगो, बच्चों 6 ईयर्स अगो यानी पहले माइनस करना है, एक्स में से भी 6 माइनस करें और वाई में से भी माइनस करें, ये उनकी 6 ईयर अगो की एजेस आ गई। 6 ईयर अगो फादर एज, ये फादर की एज है, फादर की एज क्या थी 2 टाइम्स सन एज, ये 6 ईयर अगो फादर की एज और ये 6 ईयर अगो सन की एज, तो 6 ईयर अगो फादर एज वाज 2 टाइम्स सन एज। ठीक है, इस तरह ये बनाया जाता है, तो ये समझ लें, ये फादर की एज 6 ईयर अगो, ये सन की एज 6 ईयर अगो, अगो मतलब पहले, पहले पीछे, पीछे जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो फादर की एज 2 टाइम्स सन एज। अब आगे हल कर लेते हैं, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों गिनतियां जरूर टेबल हो जाएगा, 2 6 12, ये वैसे आ जाएगा। इसको इक्वेशन हमने सीधा करना है, y वाली इस तरफ ले आए, -12 जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है, ठीक है, साइन कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, तो -12 इधर आएगा तो +12, अब चूंकि अलामतें डिफरेंट हैं, 12 में से 6 माइनस किया तो +6 आ जाएगा। अब ये आ गई 2 इक्वेशंस, अब आप इनको जिस तरह मर्जी हल कर लें। तो ये मैंने पहली इक्वेशन ऊपर रखी, नीचे दूसरी नीचे रख दी, तो बाई एडिंग कर लेते हैं, बाई एडिंग। तो जब ऐड करेंगे 2x और इसका कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा, 2 + 1 3x, -y + y कैंसिल हो जाएंगे और 72 + 6 78 आ गया। ठीक है, अब जो 3 है इधर आके डिवाइड कर देंगे, तो इनको जब डिवाइड करेंगे 78 डिवाइडेड बाय 3 तो ये आ गया 26। ठीक है, तो सन ए 6 ईयर अगो फिर क्या होगी, सन के लिए हमने क्या कहा था x - 6, x क्या है 26, -6 करेंगे तो 20 आ गई। ठीक है, बस इतना ही करना था, हमने सन की एज निकालनी थी, फादर की एज हमें निकालने के लिए नहीं कहा गया, तो आगे मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जितना कहा है उतना ही करना है। ठीक है, वैसे अगर हमें कहा जाता है फादर की एज भी निकालें तो पहले हमें इसको वापस दर्ज करना पड़ना था, चाहे इस क्वेश्चन में चाहे इस क्वेश्चन में, जो आंसर आना था उसमें से हमें 6 माइनस करना था। ठीक है जी, सन और फादर की एज हमने लेट कर ली, एक्स वाई ऐड किया तो ये बनती है। अब 6 ईयर अगो के लिए पहले दोनों में से 6 माइनस कर देना है, और फिर सन एज 2 टाइम्स द फादर एज, ये फादर एज इक्वल टू 2 टाइम्स सन एज, और फिर आगे आपके सामने जो भी किया गया। ठीक है, Mirha bought a toy for 1500 sold for 1220। मिरहा ने एक टॉय खरीदा 1500 का और 1520 का बेच दिया, उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालें। तो बच्चों जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसके लिए हमारे पास रिलेशन होता है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। कॉस्ट प्राइस बच्चों कहते हैं जिस पर कोई चीज खरीदी जाए। ठीक है,
तो अब प्रॉफिट नहीं है तो बच्चों प्रॉफिट बराबर होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कितने का बेचा कितने का लिया, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दी गई है 1200, सेल प्राइस दी गई है 1520, इसको हम शॉर्ट फॉर्म सीपी लिखेंगे और सेल प्राइस को शॉर्ट फॉर्म एसपी लिखेंगे। प्रॉफिट क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस, यानी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा 12, प्रॉफिट की जगह रखा 12, कॉस्ट प्राइस है 1500 मल्टीप्लाई 100%, आपने इसको 20 मल्टीप्लाई 100 कर लेना है, इक्वल दबाएंगे तकसीम 1500, तो इस तरह ये 1.33 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा गया है कि तैयब की एनुअल इनकम 960,000 है, जबकि एग्जेम्प्टेड अमाउंट का मतलब बच्चों होता है कि जो उसको छूट दी जा रही है वो 130,000 है, उसको 0.57 के हिसाब से कितना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों उसकी टोटल इनकम हमने लिखी 9,60,000, एग्जेम्प्टेड इनकम 130,000, टैक्सेबल इनकम यानी जिस पे टैक्स लगेगा दोनों को माइनस कर लेंगे, यानी ये वाली इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस जब करेंगे तो हमारे पास जो रकम बची है वो 8,30,000 है, यानी ये वो रकम है जिसके ऊपर उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो पे एबल टैक्स बराबर ये रकम मल्टीप्लाई परसेंटेज उन्होंने दी हुई है हमें 0.75%। अच्छा जब परसेंटेज खत्म करते हैं ना तो नीचे 100 लग जाता है इसके लिए। ठीक है, तो जस्ट हमने क्या करना है 8,30,000 मल्टीप्लाई 0.75 इक्वल दबाएंगे और तकसीम 100, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6225। ठीक है, तो ये आगे इसकी टैक्सेबल इनकम, जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन था, एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकाल लेनी है और बाकी के ऊपर उसने हमें टैक्स कहा हुआ है। आगे है जी कंपाउंड मार्कअप निकालें 3,75,000 पर केल के लिए, जबकि रेट क्या है 14% है। ठीक है, कंपाउंड एनुअली, तो ये सवाल जो है दो तरह से हो सकता है, मैंने दोनों तरह से कर दिया, आपको जिस तरह समझ आए उस तरह आप कर सकते हो। ठीक है, एक तो यह कंपाउंड मार्कअप के लिए आई एन इक्वल टू पी 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, एन से मुराद यानी ईयर्स है तो वो 1 ईयर का आ गया, पी से मुराद जो रकम थी 3,75,000, 1 प्लस आई, आई से मुराद रेट है जो कि 14% है, परसेंट का मैंने 100 लगा दिया, एन वही 1 है माइनस 1, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.14 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो 1.41, पावर 1 है कुछ भी नहीं होगा, इन दोनों को माइनस किया 0.14 मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ गया। दूसरा तरीका ये है कंपाउंड मार्कअप इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो पता है अमाउंट नहीं पता, अमाउंट के लिए फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 होल पावर T। ठीक है, तो P आ गया प्रिंसिपल, R 14 बटा 100 और T यानी टाइम 1 ईयर है, दोनों को डिवाइड करेंगे ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई किया तो 4,27,500, फिर इन दोनों को यहाँ दर्ज करके आपने माइनस कर लेना है, जो सा मर्जी मेथड आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में, अल्लाह हाफिज।